देखिए 2022 क्वेश्चन नंबर 33 सेक्शन ए। ठीक है, इसमें क्या है, एक कॉपर वायर है, तो वायर हम बना लेते हैं। ठीक, ये कॉपर वायर है, ये जो भाग है ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसके लिए जो रेडियस दी गई है कितनी है, रेडियस आर जो दिया गया है वो दिया गया है 10⁻⁻² डिवाइड बाई 5 मीटर। ये हमारे पास रेडियस दी गई है। इसकी जो लेंथ है वो कितना है, लेंथ है 10 मीटर। इसके बाद इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना है, आर, जो कि दिया हुआ है 10 ओम। इसके बाद जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जा रहा है वो कितना है, वो दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है करंट डेंसिटी, फाइंड करना है। करंट डेंसिटी बोले तो इसको हम लोग टाउ से लिखते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड करना है। हमेशा याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है कि जो करंट डेंसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, करंट डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमारे पास करंट डेंसिटी क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू कितनी करंट फ्लो हो रही है डिवाइड बाई उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए रेडियस दी गई है, एरिया जब निकालेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास आ जाएगा पाई, यहाँ पर आर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इंटू आर दिया कितना लिख दोगे, 10⁻⁻4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा पाई स्क्वायर। ठीक, यहाँ से एक पाई कट जाएगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास करंट, करंट कैसे निकालोगे, हमारे पास ओम का नियम होता है आई इंटू आर, इसका यूज करोगे। वोल्टेज दिया नहीं है, वोल्टेज की जगह क्या लिख सकते हो, वोल्टेज की जगह वी इज इक्वल टू लिख सकते हो ई इंटू ई डिवाइड बाई सॉरी ई इंटू एल, ई इंटू एल लिख सकते हो ना। वोल्टेज क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितनी लंबाई पे है। यहाँ पर वी की वैल्यू निकालेगी, कितनी आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी, ई कितना है 10 दिया हुआ है, ई की वैल्यू दी गई है 10 वोल्ट, और यहाँ पर हमारे पास ई 10 वोल्ट दिया हुआ है, और इसके अलावा जो लंबाई है वो भी 10 मीटर दी गई है। ये कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से हमारे पास क्या है, यहाँ से हम करंट निकाल सकते हैं। करंट निकालने के लिए क्या करोगे, वी की वैल्यू कितनी है 100, और रजिस्टेंस, रजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ओम का, काट दोगे तो हमारे पास करंट आ जाएगी कितनी, 10 एम्पियर आ जाएगी। अब करंट भी आ गई। अब हमारे पास क्या बचा है, तो हमारे पास बचा हुआ है, एक मिनट यार, इसकी जो वैल्यू दी गई है ना, ये पाई स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पाई स्क्वायर। अगर पाई स्क्वायर नहीं है तो ऑप्शन में हमारे पास पाई भी आएगा, फिलहाल इसमें दिया नहीं गया है, तो याद रखना, ये यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ये पाई स्क्वायर होगा। ठीक, तभी ये पाई से पाई कट पाएगा, सॉरी रूट पाई होगा ना, ये हमारे पास क्या होगा, रूट पाई होना चाहिए, पाई की पावर 1/2। अगर नहीं होता तो ये हमारे पास पाई भी बच जाएगा, और कोई भी ऑप्शन में पाई नहीं दिया हुआ है। ठीक, फिलहाल देखते हैं, यहाँ पर करंट हमने निकाल दी, क्रॉस सेक्शन एरिया टाउ इज इक्वल टू, ठीक है, आई, आई की वैल्यू कितनी आई है 10 एम्पियर। यहाँ पर जो हमने ये निकाला है, ये कितना निकाला है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये निकाल के लाए हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया रखोगे 10⁻⁻4 डिवाइड बाई पाई, ये पाई ऊपर चला जाएगा, टाउ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10⁵ इंटू पाई, ये यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आना चाहिए था, क्या आना चाहिए, 10⁵ होना चाहिए। 10⁵ केवल इसमें है, ठीक है, लेकिन इसमें पाई भी इंक्लूड होगा, इसमें पाई किसी भी ऑप्शन में पाई नहीं दिया गया है, तो ये भी दिमाग में रखना है। अगर ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10⁻⁻2 पाई है, ठीक है, ये रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर होता है क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करेंगे तो एक पाई कटेगा, एक पाई बच जाएगा, ये पाई के रूप में आएगा, कोई भी ऑप्शन में पाई नहीं है, या तो ये अंडर रूट पाई होना चाहिए था, अगर नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में पाई नहीं दिया गया है, तो हमारे पास जो एजम्पशन जाएगा वो इसी पे जाएगा। ठीक, इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसने मिस प्रिंट कर दिया है। देख लो, समझ लो, कहीं पर डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है,
बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिसको लेना है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको ऐसा करो कि रूट पाई कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये रूट पाई है, ठीक है, क्या है रूट पाई, तभी ये पाई हटेगा, ये हमारे पास रूट पाई होगा, क्या होगा रूट पाई। जब ये रूट पाई होगा तो यहाँ पर पाई बचेगा, केवल क्या बचेगा पाई बचेगा। ये जब पाई बचेगा तो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर पाई खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये याद रखना, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, ये रूट पाई हो गई वैल्यू, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, इतना आएगा। एक बार और देख लो क्या करना था। सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। क्रॉस सेक्शन एरिया में रेडियस दी गई थी, ये हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ से हमने क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया, ठीक। क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के बाद हमारे पास जो क्या है चार्ज डेंसिटी होती है, सॉरी करंट डेंसिटी होती है, क्या है ये करंट डेंसिटी, उसका फार्मूला यूज किया। करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि हमारे पास जो करंट फ्लो हो रही है पर क्रॉस सेक्शन एरिया में, कितनी करंट फ्लो हो रही है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में, वही हमारे पास क्या होती है करंट डेंसिटी होती है, ठीक है। इसको टाउ से लिखते हैं, तो यहाँ से आई डिवाइड बाई ए हो गया। फिर उसके बाद हमारे बात क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमने यहाँ निकाल ही लिया था। अब हमें पता चल करना था कि करंट कितनी है, तो इसके लिए हमने ओम का नियम यूज किया। ओम के नियम से वोल्टेज इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई आर। लेकिन हमें पता है जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है। वोल्टेज निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर दी गई है, तो यहाँ से हमने 10 जो लंबाई थी इसकी इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया वोल्टेज आ गया। वोल्टेज आने के बाद ये हमें पता चल गया ये वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट 100 वोल्ट आया। अब 100 वोल्ट आ गया तो हमने ओम के नियम को यूज किया। ओम के नियम से यहाँ से निकाल लिया कि करंट जो फ्लो हो रही है 10 एम्पियर की फ्लो हो रही है। बस हमने इस पर रख दिया वैल्यू, हमारे पास आंसर आ गया। तो देखो यहाँ से जब हम उसको अंडर रूट पाई लिख दिया ना तो ये पाई हट जाएगा। ये जो दिया हुआ था ये अंडर रूट पाई है, नहीं तो फिर ये पाई नहीं हट पाएगा ना अगर पाई दिया होगा। देख लो समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी मिलता है अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास रेशियो बताना है, किसका रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी उसमें कोई भी वेलोसिटी नहीं है, बस उसको हम छोड़ दे रहे हैं, फ्रीली छोड़ दे रहे हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड बाद उसमें डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जाएगी इसका रेशियो बताना है, कुछ नहीं फार्मूला में याद होना चाहिए था। एस बराबर क्या होता है, एस बराबर यू प्लस हाफ ए ब्रैकेट लिखोगे 2n-1, कभी भी ये वाला फार्मूला आए ये कंडीशन आए तो ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर u जो है क्योंकि हम फ्री छोड़ रहे हैं, कोई भी वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं, बस हमने इसको छोड़ दिया है, कोई वेलोसिटी नहीं है। जब कोई वेलोसिटी नहीं है तो इसका मतलब u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 0 है। कैसे पता चला, क्योंकि हमने बॉडी को केवल छोड़ दिया है, इसलिए हमारे पास s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 ए ब्रैकेट में क्या है 2n-1। यहाँ पर देखो बस हमें यहाँ पे क्या पता चल गया, हमारे पास ये पता चल गया कि जब n बराबर 1 रखोगे एस 1 आएगा, कितना आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ये a आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा जब n की जगह 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, n की जगह जब 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये 1 कम हो जाएगा -1, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 और ये a आ जाएगा। फिर इसके बाद s बराबर जब n बराबर 2 रखोगे तो 1/2, यहाँ पर a रहेगा एक्सेलरेशन है, यहाँ पर 2 रखो इस पे तो 4 हो जाएगा, 4 - 1 बराबर आ जाएगा 1/2 1/2, यहाँ अंदर से क्या बचेगा 3 बचेगा, ये बचेगा 3a। फिर यहाँ से s बराबर s3 n बराबर 3 रखोगे क्योंकि ये सेकंड दिया हुआ है ना टाइम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 a, यहाँ पर क्या रखोगे n बराबर 3, 6 हो जाएगा -1 तो कितना हो जाएगा 1/2 5a हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट वाला है 4 यानी n की जगह 4 रखोगे 1/2 a कितना हो जाएगा 8, 8 में से 1 जाएगा 1/2 a इंटू 7a 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इनका
रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है S1 S2 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 S3 S2 S4। अब यहाँ पर देखो जो जो कॉमन है उसको बाहर ले लो। कितना है वो 1/2a 1/a/2a a/2a a/2a सब में कॉमन है। a/2a a/2a सब में कॉमन है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 7 बचेगा। जब हम इससे 1/2 a/2 सब कॉमन लेके काट देंगे तो हमारे पास रेशियो ये आ जाएगा। तो सिंपल सा रेशियो होगा 1:3:5। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें इसकी फार्मूले को पता था, जिनको वो कर लेंगे, जिनको नहीं पता वो नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, S बराबर U प्लस हाफ ए ब्रैकेट में 2n-1। n क्या है कि कितने नंबर ऑफ सेकेंड है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड जितने भी सेकंड दिए हों, बस रेशियो पूछेगा तो हम बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसको एक तरीका और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से पता चल गया कि अगर u बराबर 0 है तो हमें ये पता चल जाएगा कि Sn जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 2n-1। यहाँ पर a भी ले सकते हैं, लेकिन a को और 1/2 को कांस्टेंट मानते हुए ये लगा सकते हैं, तो सेम बात आएगी। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्वेश्चन में। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए 2022 नीट फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, इसमें देखो क्या है इसमें हमारे पास दिया गया है कि कौन सी लिफ्ट है, इलेक्ट्रिक लिफ्ट है। मैक्सिमम लोड कितना है, मैक्सिमम लोड 2000 kg है। लोड में क्या है, लोड में लिफ्ट है और जो भी पैसेंजर हैं उनका वेट, ये सब मिला के कितना वेट हो रहा है, 2000 kg हो रहा है। ये मूव कर रही है कहाँ, ऊपर की ओर। ठीक है, उसकी स्पीड बताई गई है 0.15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर मूव कर रही है। इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 3000 न्यूटन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम पावर रिक्वायर, कितनी पावर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो कहानी ऐसी है कि हमारे पास ये लिफ्ट मान लो बनी है। ठीक, लिफ्ट जिस चैनल में चलती है, जिस चैनल में चलेगी वहाँ पर इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो टोटल फ्रिक्शन फोर्स है कुछ इसमें लगेगा कुछ इस तरफ लगेगा। लेकिन अगर ये लिफ्ट ऊपर मूव करना चाहती है कितनी स्पीड से, स्पीड दी गई है 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दी गई है लिफ्ट को मूव करने के लिए। ठीक है, लिफ्ट मूव करना चाहती है इससे, तो इसको मूव करने के लिए स्पीड दी गई है 1.5 मीटर। लेकिन इसका जो वेट है वो वेट हमेशा नीचे लगता है। mg कितना लगेगा, mg लगेगा नीचे की ओर। और mg कैसे निकालोगे, क्योंकि इसमें वेट तो मास दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा इसमें g की वैल्यू दी गई है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 20,000 न्यूटन आ जाएगा। एक बात इसने बोला है कि जो लिफ्ट मूव कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, यानी स्पीड कांस्टेंट है। कभी भी स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, अगर हमारे पास स्पीड दी गई है, स्पीड है, अगर स्पीड को हम टी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये एक्सेलरेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। इसने बोला है कि v हमारा क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। अब इसमें बचा क्या, इसमें फ्रिक्शन फोर्स। जब ये लिफ्ट ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, कहाँ लाएगा, नीचे। और फ्रिक्शन फोर्स कितना दिया हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स एफ आर से लिखेंगे, कितना दिया हुआ है, ये 3000 न्यूटन दिया हुआ है। अब देखा जाए तो इसको टोटल वेट कितना, पावर मतलब इसको ऊपर चढ़ाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका वेट तो नीचे लगेगा और ये फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे लगेगा। तो ये जब इसको हम ऊपर लिफ्ट कराएंगे तो इसके लिए हमारे पास जो नेट फोर्स लगेगा इन दोनों फोर्स के सम के इक्वल होना चाहिए। तो इसलिए नेट फोर्स कितना आएगा, एफ नेट इज इक्वल कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स 3000 प्लस जो वेट है कितना है, 20,000 है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 2300 न्यूटन, सॉरी 23,000, 23 आ जाएगा। अब अगर हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास अगर फोर्स आ गया तो पावर निकालना हो तो पावर कैसे निकालेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। अगर फोर्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए
डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन याद रखना है डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं यहाँ पर, तो अगर इनका क्या किया जाए मल्टीप्लाई, तो हमारे पास पावर निकल आती है। यहाँ पर देख लो कितना है, ये कितना निकाला था एफ नेट, कितना निकाला है 23,000, और मल्टीप्लाई किससे करोगे वेलोसिटी, कितनी है 1.5 है। एक जीरो से एक पॉइंट हट जाएगा, जीरो से एक पॉइंट हट जाएगा। अब 15 का मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो 2 जीरो लगा दो क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है, फिर 15 का मल्टीप्लाई करो, 15 है ना 45, 5 आना चाहिए, 500 लास्ट में आना चाहिए, 500 इसमें आ रहा है और 500 इसी में नहीं आ रहा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। दूसरी बात, ये हमारा कितना है 2300 करीब, कितना है 23,000, और ये हमारा इसका 1.5 गुना करना है, 1.5 गुना करना है, तो जाहिर सी बात है ये इससे बहुत ज़्यादा आएगा, तो ऑप्शन हम ऐसे ही लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन कर लोगे तब भी निकल आएगा, 45 हो जाएगा, और इसका 15 दूनी 30, 30 4 34 हो जाएगा, तो ये हमारे पास इतना निकल आएगा। पावर को वाट से लिखेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लॉजिक समझ में आना चाहिए करना क्या है। इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहले जब लिफ्ट मूव कर रही है किसी भी कांस्टेंट स्पीड से, अगर कहीं पर भी शब्द लिख जाता है कि वेलोसिटी हमारे पास जो है कांस्टेंट स्पीड जो है क्या है कांस्टेंट है, स्पीड जो है कांस्टेंट है, अगर स्पीड को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं समय के साथ, तो क्या निकल के आ जाता है एक्सेलरेशन आ जाता है। अगर ये कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, जब जीरो आएगा तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो एक्सेलरेशन आया है वो क्या है जीरो है, ठीक है। जब ये जीरो आएगा तो हमारे पास क्या है कि क्योंकि ये लिफ्ट मूव कर रही है, लिफ्ट में पैसेंजर और लिफ्ट का जो वेट है कितना दिया हुआ है 2000 केजी, उसको अगर जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा फोर्स आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जिस तरफ मूव, अगर ये नीचे मूव करता तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगता है। फ्रिक्शन फोर्स की ये कहानी होती है जहाँ से मूव करोगे, अगर यहाँ पर रफ सरफेस है, अगर हम ऐसे मूव करेंगे ऊपर की ओर तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, अगर हम नीचे मूव करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, यानी जहाँ पर मूवमेंट होगा उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे लगेगा, तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा 23,000 न्यूटन। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो पावर आ गया, तो हमारे पास आंसर आ गया। देख लो समझ लो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए 2022 क्वेश्चन में इसमें क्या है कि हमारे पास 4.5 kg वाटर किसमें है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स कंटेन 4.5 kg वाटर। हमें वॉल्यूम बताना है, किसमें बताना है कि 4.5 kg मॉलिक्यूल है जो कि वाटर में कंटेन है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा ये होता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू, इसको हम लोग क्या करते हैं 22.6 लीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22.6 लीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास फार्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास जो दिया हुआ है क्या है, ये 6 में तो 4 होता है, कितना होता है 4 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मास जो कि हमारे पास दिया हुआ है डिवाइड बाई मोलर मास, मोलर मास किसका, मोलर मास क्योंकि लिखा हुआ है वाटर, वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O, तो इसका मोलर मास कितना है, हाइड्रोजन का 1 होता है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन का 16 होता है, ऐड करोगे ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और ये 22.4, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, मास कितना दिया हुआ है 4.5, डिवाइड किससे करोगे मोलर मास कितना है 18 है, और इसके बाद क्या है 22.4, ठीक है। अब इसको काटो, 9 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 9 पना 45 यानी 0.5, फिर इसके बाद काट दो इसको, फिर से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11.4 आ जाएगा, ठीक 11.2 आ जाएगा, 11.2 आ गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम कर सकते हैं 11.2, ये हमारे पास लीटर में आएगा, लीटर को उसमें बदलना होगा, किसमें बदलना होगा मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, लीटर को जब मीटर क्यूब में बदलते हैं तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब इसका इसको
मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.5 से मल्टीप्लाई करें 10 की 0, फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, 5x6 आ जाएगा, 5 कम 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। लेकिन पॉइंट एक ये है, एक पॉइंट ये है, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी 10 की पावर माइनस का 3। यहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा, दूसरा ही ऑप्शन आ जाएगा। देखो यहाँ 10 की पावर माइनस 3 कैसे आया, जब भी लीटर दिया होता है, लीटर को मीटर क्यूब में बदलना होता है तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बोल रहा हूँ, अगर लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, वही हमने किया है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही आ जाएगा, 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। देख लो, समझ लो। ठीक, ठीक है। तो इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं, ये अच्छा, ये केजी में दिया हुआ है, ग्राम में यहाँ रखना होता है, लेकिन ये केजी में दिया हुआ है, तो केजी को भी हमको क्या बदलना होगा, केजी को ग्राम में बदलना होगा, क्योंकि ये ग्राम में ही आता है। तो ये 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो ऑप्शन आएगा कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। देखो ये 10 की पावर-3 मीटर क्यूब कैसे आया, लीटर से आया। यहाँ पर 10 की पावर 3 कैसे आया, क्योंकि ये केजी में दिया हुआ है। यहाँ पर जो मास रखते हैं ना, वो ग्राम में रखते हैं, किस में रखते हैं, ग्राम में। ये नीचे हमारे पास जो इसका मोलर मास है, तो ऑप्शन हमारा ये नहीं होगा, बल्कि ये वाला होगा, दूसरा नहीं होगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन होगा। समझे कैसे पता चला, देखो ये केजी में दिया हुआ है, अगर ये ग्राम में दिया होता तो ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाता है, लेकिन केजी में दिया हुआ है, तो केजी को जब ग्राम में बदलेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास लीटर में है, लीटर को जब किस में बदलोगे, मीटर क्यूब में, तो 10 की पावर-3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये पावर कम हो जाएंगी, कट जाएंगी, बस आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए। ठीक, बाय, टेक केयर। देखिए इसमें क्या है, एरिया किसका फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर फील्ड का। देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है, राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको सिंपल सा दिया हुआ है, क्या, अगर रेक्टेंगल बनाते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी जो लेंथ है कितनी है, 5.3 मीटर, और इसके बाद ये जो है कितना है, 25 है। अब एरिया हम लोग सिंपल निकालते हैं, एरिया क्या होता है, विड्थ इंटू लेंथ। विड्थ कितनी है 55.3 इंटू 25। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 3 75 होता है, 5 आ जाएगा, 25 5 125, 25 और 7, 25 7 हो जाएगा 32। ठीक है, 25 7 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 25 5 125, 125 में जब आप 25 32 13 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 3 8 आ जाएगा। इसके बाद पॉइंट एक के बाद है, पॉइंट लगा दोगे और ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि जो आंसर देना है वो मीटर स्क्वायर में ही देना है, सारे आंसर मीटर स्क्वायर में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन लगा के चलाएंगे, और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें 2 डिजिट तक पहुंचना है। ये कितना आ जाएगा, 13.825, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10 की पावर आ जाएगा 2। ये वाला पॉइंट हम नेगलेक्ट करते हुए 10 की पावर 2 जब करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको हमें राउंड फिगर करना है, ये कितना है 13.8 का मतलब इसको हम 14 कर सकते हैं, और 10 की पावर 2 कर सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा। ठीक है, अगर ये शब्द ना लिखा होता राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो फिर हमारा आंसर यही होता। ठीक, तो आप याद रखना है ये आंसर नहीं होगा, अगर ये शब्द नहीं लिखा होता तब आंसर ये हो जाता। तो हमेशा याद रखना है 2 डिजिट तक लाना है, ये वाला आंसर नहीं होगा, आंसर ये वाला होगा। कैसे निकाला हमने, पहले इसका मल्टीप्लाई किया, इसका रिजल्ट ये आया, अब इसको हम अगर ये लगा के आएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। देखो, और जो अगर कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछा गया है ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ये लगा के चलाएंगे तो नंबर गए हैं। तो इसका मतलब दिमाग रखना है कहाँ पे पूछा गया है। सारे ऑप्शन मिल रहे थे, एक ही ऑप्शन अपोजिट था, और वही आंसर था हमारा। ठीक, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है।
बाय, टेक केयर। देखिए 2022 का है, इसमें क्या है कि हमारे पास एक कैपेसिटर दिया गया है 900 पिकोफैरेड का। कितना है? 900 पिकोफैरेड। ठीक है, पिकोफैरेड दिया गया है। इसको 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जाता है। चार्ज करने के बाद हम क्या करते हैं, बैटरी को हटा लेते हैं। बैटरी को हटाने के बाद जो ये कैपेसिटर चार्ज हुआ है, इसको दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ये वाला कैपेसिटर अनचार्ज है लेकिन सेम है। कितना है? ये भी हमारा 900 पिकोफैरेड है। ठीक है, अब हमें बताया जा रहा है कि इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी स्टोर की गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर की गई, ये बताना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कॉमन पोटेंशियल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल निकाल लेंगे तो हमारे पास एनर्जी स्टोर पता चल जाएगी। कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वी सी इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। देखो C2, ठीक है। अब देखो, क्योंकि पहले केस में बैटरी हमने लगाई है, दूसरे केस में कोई बैटरी नहीं लगाई, तो दूसरा पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। पहला पोटेंशियल क्या होगा? वो 100 वोल्ट का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू पुट करो, तो वी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? C1 कितना है हमारे पास? C1 और C2 बराबर है, ये भी 900, ये भी। ये अगर हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, तो दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पर क्या है, ये 0 हो जाएगा। C1 की वैल्यू कितनी है? 900 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड को फैरेड में बदलने के लिए 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना होगा। V1 कितना है? 100 है। अब ये वाला पार्ट तो आएगा, लेकिन ये V2 0 है तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करोगे? नीचे आ जाओगे। नीचे आओगे, C1 और C2 बराबर है। जब बराबर है तो 2 टाइम्स कितना आ जाएगा? 900 इंटू 10⁻12 पिकोफैरेड। ये 0 है तो इसका कोई काम नहीं रहेगा, इसका कोई काम नहीं रहेगा, तो ये इससे कट जाएगा। 900 से कट जाएगा, इससे इसको काटोगे तो 50 आ जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया? 50 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कितनी एनर्जी स्टोर की गई है, उसके लिए एनर्जी स्टोर के लिए फार्मूला होता है यू इक्वल टू हाफ CV²। CV का मतलब है कॉमन पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर एक कैपेसिटर का सीरीज ये है, एक कैपेसिटर का ये है। ये दोनों कॉम्बिनेशन के लिए निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी स्टोर कितना आ जाएगा? यू इज इक्वल टू सी का वीसी का मतलब है कॉमन पोटेंशियल। बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। सी की वैल्यू कितनी है? 900 पिको फैरेड, 10⁻12 फैरेड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है? वी कितना है? 50 है, फिर 50 है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 25 9 225, तो 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करोगे 225 आएगा। इसके बाद 1 2 3 4, 4 पावर कम कर दो, कितना बचेगा? 10⁻8 जूल आएगा। लेकिन ऑप्शन में कोई भी ऐसा मैच नहीं कर रहा है, पॉइंट एडजस्ट करना होगा। 2.25 इंटू 10⁻6 जूल, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास सी आ जाएगा। सेकेंड, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। देखिए क्वेश्चन 2022 नीट फिजिक्स। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास दो पेंडुलम है। एक 121 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरा 100 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, इनकी मेन पोजीशन ये है। फिर उसके बाद इनका ऑसिलेशन स्टार्ट होता है। पहला वाला ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे वापस आएगा, फिर ये वापस आएगा। तो ये जब एक चक्कर ऐसे गया, फिर इसके बाद वापस आया, फिर ऐसे गया, फिर वापस आया, तो इसका एक फेज हो जाता है, ऑसिलेशन हो जाता है। सेम इसमें है, ऐसे गया, फिर वापस आया, फिर ऐसे गया, फिर वापस आया, तो इसका एक फेज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको एक जाने में, यहाँ से फिर वापस आने में, फिर यहाँ पर जाने पे, फिर यहाँ वापस आने में, ये एक ऑसिलेशन होता है। सेम कहानी इसमें, यहाँ गया, यहाँ से वापस आया, यहाँ वापस आ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ वापस आया, तो इसका एक मीन हो जाता है। ठीक है, यहाँ n+1 का मतलब है कि ये जितनी देर में n चक्कर लगाएगा, n ऑसिलेशन करेगा, उतनी देर में ये एक ज़्यादा कर लेगा। और इसने बोला है कि दोनों के फेज इक्वल है, तो हमें कुछ नहीं करना है। टाइम पीरियड का जो हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है? T इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर के अंदर होता है L डिवाइड बाई जी, इसी का यूज करना है। और इन दोनों को अगर सेम फेज में है तो जितनी देर में हमारे पास लॉन्ग वाला n चक्कर लगाएगा TL, इतनी देर में शॉर्ट वाला जो है n+1 यानी एक चक्कर ज़्यादा लगा देगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना था।
ठीक है। अब यहाँ से रख दो एन टी एल की एल कितना रखोगे 2 पाई अंडर रूट एल कितना है लॉन्ग वाले का 121 सेंटीमीटर डिवाइड बाई जी है इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है एन प्लस वन और इसका शॉर्ट का कितना है 2 पाई अंडर रूट के अंदर क्या करोगे एल एल कितना है 100 है और जी तो सेम रहेगा दोनों में 2 पाई से 2 पाई कट गया जी से जी कट जाएगा यहाँ से एन और ये कितना है रूट से बाहर निकालोगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ पर देखो एन प्लस वन है यहाँ से रूट जी तो कट चुका है रूट से निकालोगे तो 10 निकल आएगा। अब इनका प्रोडक्ट कर लो 11n इज इक्वल कितना आ जाएगा 10n प्लस 10। अब इसको उठा के यहाँ ले आओ उठा के यहाँ लाओगे तो माइनस हो जाएगा बचेगा n बचेगा 10 यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। इसका मतलब अगर लॉन्ग वाला जो है 10 चक्कर लगाएगा लॉन्ग वाला 10 चक्कर लगाएगा तो शॉर्ट वाला कितना लगाएगा क्योंकि इसने पूछा है कि शॉर्ट वाला कितनी बार फेज करेगा फेज का मतलब है कितनी बार ऑसिलेशन करेगा तो एक उससे ज़्यादा करेगा तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा शॉर्टर के लिए n प्लस वन इक्वल टू 10 प्लस वन बराबर आ जाएगा 11। तो आंसर हमारा 4 सही होगा। याद रखना 10 नहीं लगाना है अगर ये लॉन्ग के लिए पूछता तो आंसर हमारा 10 आ जाता लेकिन इसने पूछा शॉर्ट के लिए। फिर से एक बार समझ लो सबसे पहले इसने बोला था कि हमारे पास दो पेंडुलम है एक की लंबाई 121 सेंटीमीटर है दूसरे की 100 सेंटीमीटर है 121 सेंटीमीटर वाला लंबा है और 100 सेंटीमीटर छोटा होगा। ठीक है फिर इसके बाद इसने कहा है कि ये मीन पोजीशन से ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं ऐसे जाएंगे फिर यहाँ वापस आएंगे फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ वापस जाएगा एक ऑसिलेशन। इसके भी शॉर्ट वाला भी एक कहानी थे ऐसे गया फिर यहाँ वापस आया फिर ऐसे गया फिर वापस आया। ठीक है इसने बोला है कि इनकी मेन पोजीशन जो है सेम है फेज सेम है फेज सेम का मतलब है कि ये जितने चक्कर लगा रहे हैं तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में ये जब दोबारा अपनी पोजीशन में आएंगे तो किस पोजीशन में ये दोनों सेम फेज में होंगे यानी जैसे ये ऑसिलेशन करता रहा ऐसे यहाँ गया फिर वापस आया तो जितनी देर में ये करके यहाँ ऐसे गया उतनी देर में ये पूरा कंप्लीट तो कर लिया इसके अलावा थोड़ा और डिस्टेंस चल गया लेकिन यहाँ ये जब 10 ऑसिलेशन कर लेगा और ये 11 ऑसिलेशन कर लेगा तो ये दोनों सेम फेज में आ जाएंगे। यही हमसे पूछा गया था ये दोनों सेम फेज में कब आएंगे तो जितनी देर में ये 10 कंप्लीट करेगा और ये 11 कंप्लीट करेगा तब ये दोनों मीन पोजीशन पे अपने वापस आ जाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था और सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है देख लो समझ लो कहीं पर डाउट हो तो पूछना बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर। देखो इस क्वेश्चन में क्या है इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास अ बॉल इज प्रोजेक्टेड कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की गई है 10 मीटर पर सेकेंड की। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस एंगल पे 60 डिग्री पे लेकिन ये एंगल कहाँ से बन रहा है वर्टिकल डायरेक्शन से बन रहा है। दो डायरेक्शन होती है ना हमारे पास दो डायरेक्शन होती हैं ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन होती है यहाँ से वर्टिकल होता है। ठीक है जो हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया है कितनी स्पीड से ये जो यू स्पीड है ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं साइड पे स्पीड क्या है यू है और जो यू है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक इसके बाद हमने इसको प्रोजेक्ट किया लेकिन ये जो एंगल बना रही है वर्टिकल से बना रही है कितना है 60 डिग्री है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब जब ये ऐसे इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये एक मैक्सिमम हाइट पर जाएगा मैक्सिमम हाइट पर जब ये पहुंच चुका है तो उस समय पूछ रहा है कि हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पर ट्रेजेक्टरी विल बी मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट पर। ठीक है तो देखो जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहाँ पर हमारे पास इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे ये हमारे पास दो कंपोनेंट इसके हो जाएंगे ये यहाँ पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी है u। ठीक और इसको हमें दो कंपोनेंट में चेंज करना होगा दो कंपोनेंट में चेंज करना होगा एक वर्टिकल होगा एक हॉरिजेंटल होगा। तो हमारे पास जो एंगल लेना होगा वो ये वाला एंगल लेना होगा। ठीक या तो ये लेना होगा या फिर इसको अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट कर देंगे। ठीक और यहाँ पर जो एंगल आएगा क्योंकि जब हमें ये वाली ट्रेजेक्टरी का मतलब है कि हॉरिजेंटल हमें स्पीड चाहिए तो हॉरिजेंटल स्पीड करने के लिए हॉरिजेंटल से एंगल बना होना चाहिए। अगर ये टोटल एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है यहाँ से एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा कितना आ जाएगा 30 डिग्री तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री ये 30 आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा u cos 30 डिग्री और यहाँ पर क्या आ जाएगा u
साइन 30 डिग्री। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, ट्रेजेक्ट्री का मतलब है हॉरिजेंटल वाला चाहिए। बस हमें वेलोसिटी निकाल दो। ये वेलोसिटी हमारे पास यू एक्स इज इक्वल टू कितने आ जाएगा, यहाँ पर लाइट तो नहीं, यू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कितना है, यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर cos 60 की वैल्यू, सॉरी cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/, लेकिन उसका अपोजिट जो होता है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। बस काट दो इसको, जब काट दोगे तो कितना आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। देख लो, समझ लो, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद ये हॉरिजेंटल में किस स्पीड से जाएगा, इसका मतलब हॉरिजेंटल स्पीड हमें निकालनी थी। ठीक, समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए क्वेश्चन 2022 नीट क्वेश्चन नंबर 43 है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडिया है ए और मीडिया बी, दो मीडिया है। ठीक है, यहाँ का मीडिया जो हमारे पास है वो ए है, और यहाँ का मीडिया जो है वो बी है। ठीक, इसके बाद इसमें जो स्पीड दी गई है, स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट ए में कितनी है, ए में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वी ए है, वो कितनी है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये दी गई है। ठीक है, और जो बी में स्पीड है वो क्या है, जिसको वी बी कहा जा रहा है, कैसे बना दो, वी बी कितनी है, वी बी हमारे पास है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो है इसमें क्या है, हमें फाइंड करना है कि क्रिटिकल एंगल क्या होगा। एक बात याद रखनी है, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है वो मीडियम डेंस मीडियम होता है। कौन सा मीडियम होता है, डेंस मीडियम होता है। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट 1.5 है, यहाँ पर कितनी है 2 है, तो ये डेंस मीडियम हो जाएगा। डी का मतलब है डेंस। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है वो रेयर मीडियम हो जाता है। ठीक है, तो इसको आर से लिख देंगे। अब सुनो, जब हम लोग क्रिटिकल एंगल का फार्मूला लगाते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो यहाँ का मीडियम अगर n1 है, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 है, यहाँ का n1, यहाँ n2, मीडियम एक, मीडियम दो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1। हमेशा याद रखना, अगर हमें क्रिटिकल एंगल का यूज करना है तो वहाँ पर हमारे पास जो मीडियम n1 है वो n2 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 n2 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर लाइट हमारे पास डेंस मीडियम से आती है, कहाँ से आती है, डेंस मीडियम से, और उसके बाद इस पर जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद जो सरफेस उनको डिवाइड कर रही है उसी के पैरेलल चली जाती है, ग्रेजिंग कर जाती है, तो उस केस में ये एंगल कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। यहाँ का मीडियम n1 है, यहाँ का मीडियम n2 है, तो उस केस में जब हम लोग क्रिटिकल एंगल निकालते हैं, साइन किसका एंगल यूज करते हैं, ये जो एंगल बन के तैयार होता है ये क्रिटिकल एंगल होता है। और यहाँ पर हम लोग स्नेल नियम जब यूज करते हैं, n1 साइन सी इज इक्वल टू n2 साइन 90, क्योंकि दूसरे मीडियम का एंगल 90 है, तो यहाँ से हम लोग साइन सी इज इक्वल टू क्या निकाल लेते हैं n2 डिवाइड बाई n1। तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल होता है। लेकिन हमें बात ये याद रखनी है कि जो लाइट आई है वो डेंस मीडियम से ही आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, डेंस मीडियम से, यहाँ से नहीं आएगी, डेंस मीडियम से ही आएगी। चलो, अब हमारे पास ये हमें पता चल गया डेंस मीडियम। कैसे पता चला, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, ये कम है, ये ज़्यादा है। जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है वो डेंस मीडियम होता है, जिस मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है वो रेयर मीडियम होता है। तो यहाँ से हमने लाइट इंसिडेंट की। अब इसने बोला है हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। क्रिटिकल एंगल तभी मिल सकता है जब हम इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें। इस जो प्लेन हमारे पास बना हुआ है, ये हमारे पास प्लेन सी डी कर दो, इस पे जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइट इंसिडेंट है, ये जो एंगल बनाएगी, ये अगर हमारे पास क्रिटिकल एंगल है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये हमारे पास ये लाइट इसके साथ ग्लेजिंग करके चली जाए, यानी ये है कि ये 90 डिग्री एंगल बन के तैयार हो जाए। ठीक, अब बस हमें कुछ यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और जो वेलोसिटी होती है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बस उसी की वजह से हमें एक बात और ये पता चलती है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, वो डेंस मीडियम होगा, या जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो डेंस मीडियम होगा। यहाँ तो हमने बता ही दिया है। बस स्नेल नियम को यूज कर दो, इसमें स्नेल नियम को यूज करो, वेलोसिटी रख देना। यहाँ पर साइन स्नेल नियम यहाँ यूज कर लेते हैं। देख लो, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, हमें वेलोसिटी के रूप में लिखना है 1.5
इंटू 10⁸ यहाँ का एंगल कितना है साइन सी इज इक्वल टू यहाँ की वेलोसिटी कितनी है 2 × 10⁸ और एंगल कितना है साइन 90। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये पावर से पावर कट जाएगी, यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा साइन सी इज इक्वल टू 2/1.5। पॉइंट को हटा दो, ऊपर पहुँचा दो, काट दो, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा साइन सी निकाल लो, सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 4/3। यही हमारे पास आंसर है। कौन सा आंसर है? इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 4/3 जो आ रहा है वो 0.750 आ जाएगा। तो ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। ठीक है, दो तरीके, एक तरीका क्या बताया कि हमें पहले ही पता हो जाना चाहिए कि अगर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कम है तो ये डेंस मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो रेयर मीडियम है। अब जब लाइट हमने इंसिडेंट की है तो अगर ये क्रिटिकल एंगल है ये तभी पॉसिबल है जो हमने लाइट इंसिडेंट की है वो उसी के साथ ये जो हमारे पास सरफेस है उसके साथ ग्लेजिंग कर जाए। ग्लेजिंग करने का मतलब है इसी के पैरेलल चली जाए, तो ये एंगल जो बन के तैयार होगा 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल होगा। तो यहाँ पर स्नेल नियम यूज कर दो, वेलोसिटी दी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी के साथ रख दो। ठीक, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ करना है तो हमें ये पता है रिलेशन क्या कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी जो होती है उनमें इन्वर्सकुलर रिलेशन होता है, उसी का यूज करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। डेंस मीडियम पहचानने की क्या तरीका है? डेंस मीडियम पहचानने का तरीका ये है कि जिसकी स्पीड कम होगी, जिस मीडियम में हम कम स्पीड से चल पाएंगे वो डेंस मीडियम है, या जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो डेंस मीडियम है। रेयर मीडियम कौन सा है? जिसमें हम तेजी से चल पाएंगे वो रेयर मीडियम है। हम चलने का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट की बात हो रही है। फिर उसके बाद जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयर मीडियम है। तो वो स्पीड और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन होती है, ये याद होना चाहिए। बाकी समझ सकते हो, देख लो समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें क्या है कि हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनकी थ्रू टेबल दी गई है। अब इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक बात सुनो, ये वाला हमारा एंड गेट है, जब ये लग जाता है तो एंड गेट हो जाता है। ये हमारा आर गेट है, जब ये लग जाता है तो एन आर गेट हो जाता है। ये याद होना चाहिए। ये कौन सा है? ये अगर हमारे पास कहीं पर भी ऐसा सिस्टम बना होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा? एंड गेट। क्या कहते हैं? एंड गेट। ये एंड गेट हो जाता है। लेकिन जब ये नॉट लग जाता है तो एन आगे लगा दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा होता है? आर गेट होता है। लेकिन जब ये नॉट लग जाता है, जीरो लग जाता है तो नार गेट हो जाता है। इतना हमें पता होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जब भी कोई दो इनपुट एंड गेट से पास होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। जब भी दो इनपुट एंड गेट से पास होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा, और जब भी आर गेट से पास होंगे तो वो प्लस हो जाएंगे। इतना याद रखना है। चलो अब इसी का यूज करना है। जैसे यहाँ से ए गया, ए यहाँ पहुँच गया, ए यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारे पास ये ऐसा अगर कहीं पर डायग्राम बन के तैयार होता है, इसका मतलब है ये जो वायर है इसके ऊपर से गया है, इसके ऊपर से गया है, इसके इस वाले वायर से अगर कहीं पर भी ऐसा सिंबल बन के आता है तो ये इसको पास करते हुए गया है। ठीक है, तो ये बी वाला भी यहाँ पर पहुँच गया, बी भी यहाँ पहुँचेगा। अब इससे निकल के आएगा क्या? ए डॉट बी आएगा, ए डॉट बी आएगा। ठीक है, लेकिन ये नॉट लगा है, इस वजह से जो बाहर फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो ए डॉट बी का बार आ जाएगा। ए डॉट बी का बार आ गया। इसमें आ जाओ नीचे, यहाँ पर देखो, यहाँ से तो ए यहाँ तक आएगा, लेकिन जब यहाँ पास करेगा तो क्योंकि नॉट लगा हुआ है, ये जीरो लगा हुआ है तो इसका मतलब नॉट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए बार आ जाएगा। ये ए बार यहाँ आ गया। ठीक है, इसके बाद बी यहाँ पर है, ये ए बार यहाँ आ गया है और बी तो यहाँ पर था ही, बी बार नहीं था, बी था। यहाँ पर भी ए नॉट आएगा, ए बार आएगा सॉरी, यहाँ पर भी बी आएगा। अब इन दोनों से क्या है? ये एंड गेट है, तो यहाँ पर क्या बनना है? ए बार डॉट बी बनना है, लेकिन ये क्या लगा हुआ है? नॉट। यहाँ का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा? ए डॉट बी, लेकिन नॉट लगा हुआ है तो ओवरऑल बार आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर आएगा क्या? यहाँ से ये हमारे पास जो निकल के आया ए डॉट बी का बार, और यहाँ से क्या आया है? ए बार डॉट बी होल का बार। अब यहाँ पर क्या है? ये एंड गेट है, ऐसा गेट है एंड गेट। यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट आएगा। यहाँ से जो सी फाइनल निकल के आएगा,
सी क्या निकल के आएगा देख लो, ये निकल के आएगा ए डॉट बी, एक तरफ रख लो, ठीक है। फिर उसका डॉट, ये जो मेन डॉट लगा हुआ है, यहाँ से क्या आ जाएगा ए बार बी बार, ठीक। ये डॉट इनका इनका डॉट प्रोडक्ट है, दोनों एक साथ ब्रैकेट में लिए जा सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम लगा दोगे, उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, उसके हिसाब से ये है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए बी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस ए बार बी लिख सकते हो, ये डॉट रहेगा इनमें, और ओवरऑल बार लिख सकते हो। यानी डी मॉर्गन ने ये बताया था कि अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर इसको हम क्या मान लें, इस वाले को वाई मान एक्स मान लें और इस वाले पार्ट को वाई मान लें, तो उसके हिसाब से जो सी इक्वल क्या था, एक्स वाई था, ठीक है, एक्स वाई था। तो डी मॉर्गन ने बताया था कि एक्स बार प्लस वाई बार, यानी इसको ऐसे हम कर सकते हैं, ओवरऑल बार अलग अलग नहीं। तो वही यूज हमने किया है, इसको हमने एक्स माना तो ये हो गया, इसको वाई माना तो ये हो गया, ठीक। डी मॉर्गन थ्योरम जो थी उसके हिसाब से सी इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी कॉमन ले लें, बी कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस ए बार और ओवरऑल बार बचेगा, ठीक है। अब सुनो, कहीं पर भी अगर हमारे पास कोई इनपुट ए है और उसके साथ ए बार लगा हुआ है, यानी ए बराबर अगर हमने जीरो माना है तो ए बार बराबर वन आ जाएगा, अगर इसके बराबर वन माना है तो इसका बराबर जीरो आ जाएगा। इनका जीरो जो सम आएगा वो क्या आएगा, जीरो प्लस वन या फिर वन प्लस जीरो, क्या निकल के आने वाला है, वन ही आने वाला है। तो इसका मतलब इसकी जगह वन आ जाएगा, जब इसकी जगह वन आ जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, केवल बी बार बचेगा, ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज ए प्लस या ए बार बराबर वन आता है, उसके हिसाब से हमने ये लिख दिया, ठीक। वहाँ पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा पीछे कर देते हैं। एक मिनट, ठीक, इतना आ गया। तो हमारे पास जो सी फाइनल आएगा, सी फाइनल क्या आएगा, सी फाइनल इज इक्वल टू आएगा बी बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी बार आ जाएगा। अब देख लो, पहला पहला ऑप्शन जीरो 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 जीरो, मतलब है अगर बी बराबर हमने क्या माना, केवल हमें 20 मतलब है, बाकी ये सब हटा देंगे, इसका पूरा रिजल्ट क्या है, बी, बी बराबर हमने जीरो माना, बी बराबर हमने जीरो माना तो बी बार क्या आएगा, वन आएगा, ये हो सकता है, पहला ऑप्शन हो सकता है। फिर उसके बाद बी बराबर हमने वन माना तो ये जीरो आना चाहिए, ये भी हो सकता है। बी बराबर जीरो माना तो ये वन आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। बी, तो ये ऑप्शन कटा, कैसे कटा, केवल हमें 20 मतलब है, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर बी बराबर जीरो माना तो बी बार क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए, ये आया था। बी बराबर वन माना तो बी बार क्या आना चाहिए, जीरो आना था, ये भी सही था। बी बराबर जीरो माना तो बी बराबर वन, बी बार बराबर वन आना चाहिए था, ये तो आया नहीं, ये खत्म हो गया। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर बी बराबर केवल बी से मतलब होगा हमें, ठीक है, बाकी किसी से मतलब नहीं होगा। बी बराबर हमने क्या माना, जीरो, तो बी बार क्या आना चाहिए, वन, बिल्कुल आ रहा है। बी बराबर वन माना तो बी बार क्या आना चाहिए, जीरो, ये भी आ रहा है। बी बराबर जीरो माना तो बी बार बराबर वन आना चाहिए, ये भी सही है। बी बार, बी बराबर वन माना तो बी बार बराबर जीरो आना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका है। अब बाकी मिलाओगे तो नहीं मिल पाएगा। कैसे, देखो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया इस पूरी डायग्राम से ये आया कि जो हमारे पास सी आ रहा है वो बी बार आ रहा है, तो हमें केवल बी का मिलाना होगा। बी का अगर हमारे पास बी बराबर वन है तो बी बार कितना होगा, इसका अपोजिट जीरो हो जाएगा। बी बराबर अगर हमने जीरो माना है तो बी बार कितना आ जाएगा, बी बार हमारा वन आ जाएगा, ठीक है। अगर बी बराबर हमने क्या माना है, जीरो, तो बी बार क्या आना चाहिए, वन। तो यही देखो सब दिया हुआ है, यही टेबल पर बाकी मिलाओगे देखो, बी बार जीरो, बी बराबर जीरो तो बी बार वन आना चाहिए, नहीं आया, खत्म। बी बराबर जीरो, बी बार क्या आना चाहिए, क्योंकि सी बराबर क्या है, बी बार है ना, तो ये आना चाहिए वन, नहीं आया। यहाँ पर आ रहा था लेकिन इसमें नहीं मैच किया, यहाँ पर गलत हो रहा है, बी बराबर जीरो माना तो बी बार वन आना चाहिए, नहीं आया। ऑप्शन केवल बी सही आएगा, ठीक है। इसको करने का यही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। पहले हमें इसको फाइनल रूप बनाना होगा, डी मॉर्गन थ्योरम यूज करनी होगी और इसको एडजस्ट कर देना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, टेलीग्राम में आइए, लोग क्वेश्चन भेजिए, ठीक। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए दिया गया है कि कौन सी सीरीज है, एलसीआर सर्किट है, ठीक है।
जिसमें इंडक्टेंस भी लगा हुआ है, जिसमें कैपेसिटर भी लगा हुआ है और जिसमें रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। ये सब सीरीज में लगे हुए हैं और इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक AC वोल्टेज से जोड़ा गया है। इसका वोल्टेज V इज इक्वल टू कितना है, 200 साइन ओमेगा टी, यानी यहाँ पर 100 t दिया हुआ है। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी हमको पता नहीं है, उसको म्यू मान लेते हैं। ठीक, ये फ्रिक्वेंसी है वो म्यू है। अब आपसे कह रहा है कि कौन सी कंडीशन होती है, रेजोनेंस की। कौन सी कंडीशन होती है, रेजोनेंस की कंडीशन। रेजोनेंस की कंडीशन में जो फ्रिक्वेंसी आती है और जो सर्किट की फ्रिक्वेंसी है, इन दोनों में क्या रिलेशन है ये बताना है हमको। इन दोनों में क्या रिलेशन है, यही ऑप्शन दिया गया है और यही हमको बताना है। ये हमारा इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है 10 हेनरी और कैपेसिटर कितना दिया हुआ है, कैपेसिटर दिया हुआ है 10 माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड दिया हुआ है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 50 ओम का दिया हुआ है। ठीक, ये सब कुछ दिया हुआ है। देखो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो वहां से हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। क्या निकल आएगा, म्यू। कैसे निकालोगे, जनरल इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होती है, V इज इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पर V नॉट कितना है, V नॉट से कोई मतलब नहीं, V नॉट लेना भी नहीं हमको, लेना चाहो तो ले सकते हो। V नॉट इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 200 वोल्ट, ये जो होता है। ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 100 आ जाएगी। अब ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ की जगह हमारे पास फ्रिक्वेंसी को म्यू से लिखा गया तो म्यू लिख दो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100। यहाँ से इसको काट दो कितना बचेगा 50। यहाँ से हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी 50/पाई हर्ट्ज। तो ऑप्शन देख लो कि हमारे पास म्यू कितनी आनी चाहिए, 50 आनी चाहिए, 50/पाई आनी चाहिए। इसमें है, इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, और इसमें भी नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन तो हमारा पहले ही हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। लेकिन ये तो हमने निकाल लिया क्या, म्यू। अब हमें रेजोनेंस की कंडीशन लगा के, यहाँ पर तो ऑप्शन आसानी से मिल गया, लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन, अगर रेजोनेंस की कंडीशन होती है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो उसके इसमें क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी की होता है, एक्सएल बराबर एक्सी होता है। यहाँ पर एक्सएल क्या लिखते हो, ओमेगा एल, और एक्सी क्या लिखते हो, 1/ओमेगा सी। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 1/LC। तो ओमेगा की जगह क्या लिखोगे, 2 पाई और म्यू नॉट लिखोगे, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन में जो फ्रिक्वेंसी है वो ये है। इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करते हैं, या फिर इस वाले को क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर ले लें, LC। यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई, और नीचे डिवाइड में क्या है, LC, अंडर रूट के अंदर। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू हमारे पास दिया गया है 10 हेनरी, 10 लिख दो। सी की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोफेरेड, क्या है 10 माइक्रोफेरेड, 10 इंटू 10⁻⁻6, माइक्रो को हटाने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से म्यू नॉट इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पर ये कितना है, ये 100, ये पावर 4 कम हो, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, 2 कम हो जाएंगी, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो माइनस के 2 बचेंगे, लेकिन इसको ऊपर पहुँचेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2 पाई, इससे इसको काट दो कितना आ जाएगा, 50/पाई हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही बराबर हैं, ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, ये कैसे आया पता है, 10⁻⁻6 है, और ये कितना है, 100 है, दो दो पावर कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 10⁻⁻4 अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 10⁻⁻, सॉरी जब इसको बाहर निकालेंगे कितना बचेगा, 10⁻⁻2 बचेगा। ठीक है, फिर उसका ये 1/2 में था, तो 1/2 में था तो ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, फिर इसको काट के निकाल लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा लॉजिक और कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्या है। तो पहले सबसे पहले क्या था, इसको हमने फ्रिक्वेंसी निकाल ली, फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ गई 50/पाई। इसके किसी भी ऑप्शन में म्यू की वैल्यू इतनी नहीं दी गई थी, सारे ऑप्शन गलत हो गए, केवल पहला ऑप्शन ऐसा था जिसमें वैल्यू दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया।
फिर उसके बाद अगर इसको भी चेक करना चाहते हैं रेजोनेंस वाला, तो कंडीशन लगा दी रेजोनेंस की, फिर उसके बाद यहाँ से हमें पता चल गया दोनों ही बराबर आ रहे हैं। ठीक है, देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, इसमें क्या है कि हमारे पास सर्कुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1000 है, यानी कैपिटल एन की वैल्यू दी गई है 1000। ठीक है, इसके बाद जो इसकी एवरेज रेडियस है वो कितनी है, 10 मीटर है। आर जो है वो क्या है, आर बराबर 10 मीटर। इसके अलावा इसमें जो हॉरिजेंटल डायमीटर जिसको बताया जा रहा है कि ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा कितना है, ओमेगा हमारे पास है 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी दी गई है, यानी बी की वैल्यू दी गई है। बी इज इक्वल टू कितना है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला। इसके अलावा और कुछ दिया गया है, इसके अलावा हमारे पास कॉइल में जो रेजिस्टेंस है यानी कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है। कैपिटल आर कितना है, 12.56 ओम। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें करंट, कौन सी करंट, इंड्यूस करंट, इसमें कॉइल में। हमारे पास जो करंट होती है क्या होता है, आई इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ओम के नियम जब लगाओगे तो इंड्यूस ईएमएफ जो है वो हमारा वोल्टेज की तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, जैसे ओम का नियम हमारे पास क्या होता है, ओम के नियम से बताते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई बराबर होता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो ईएमएफ के बराबर है, क्या है, ईएमएफ। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईएमएफ डिवाइड बाई आर। अब हमारे पास बात है कि ईएमएफ कितना आएगा, तो ईएमएफ हमारे पास आएगा एन बी ए ओमेगा, ये ओमेगा है, डिवाइड बाई कैपिटल आर। ये वाला फार्मूला में याद रखना है। एन नंबर ऑफ टर्न है, बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ए हमारा एरिया है, ओमेगा हमारे पास जो दिया गया है डायमीटर रेडियन पर सेकेंड में। सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं, आई इक्वल टू, ठीक है, तो इसमें पुट करो। एन एन कितना है, 1000 है। बी की वैल्यू कितनी दी गई है, बी की वैल्यू वही है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला है। एरिया क्या होता है, कोई भी कॉइल हो, क्रॉस सेक्शन एरिया जो सर्कुलर कॉइल है तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर। आर की जगह क्या लिखोगे, क्योंकि रेडियस दिए गए हैं 10 मीटर, ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है ना, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू दी गई है, इसको रख दो 2, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दी गई है कितना आ जाएगा, 12.56। अब यहाँ पर हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू को हम लिख देते हैं, यहाँ पर पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। पाई पहले लिखेंगे, फिर उसका दोबारा जब नीचे सॉल्व करना होगा तो लिख देंगे। अब इससे इसको काटोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये हमारा 1 बचेगा। फिर इसको काटोगे 2 बचेगा, फिर इससे इसको 2 को काट दोगे 1 बचेगा। यहाँ 10 की पावर माइनस 5 है, ये 10 की पावर माइनस 2, सॉरी प्लस का 2, और 3 यहाँ से मिल जाएंगी, तो 3 तो 5 हो जाएगी, 5 प्लस की 5 माइनस की, तो बचेगा क्या, 1। तो हमारे पास जो करंट आएगी 1 एम्पियर की आ जाएगी, ऑप्शन दूसरा आ जाएगा। ठीक है, देख लो, समझ लो। यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू, पाई लिखा था, पाई को रिप्लेस कर दिया है 3.14 से, फिर उसके बाद ये इससे कट जाएगा 4 बार में, काट के देखेंगे कट जाएगा। ठीक है, अब देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूले बेस है बस। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। यहाँ पर मैग्नेट जो इंड्यूस ईएमएफ आता है, निगेटिव आता है, वो हमें जो वैल्यू रखनी है वो क्या लिखना है, मापांक लिखना है, यानी मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक है, तो निगेटिव साइन से मतलब नहीं होगा यहाँ पर। ठीक, चलो बाय, टेक केयर। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका मास कितना है, 89 है। कोई भी न्यूक्लियस है, मान लेते हैं एक्स है, इसका मास 89 है। ये दो भागों में डिवाइड होता है, एक मान लेते हैं वाई, दूसरा मान लेते हैं जेड। ठीक है, वाई और जेड में डिवाइड होता है। एक में कितना आता है, एक में जो आता है उसका मास 125 आता है, दूसरे में 64 आता है।
अब आपको ये बताना है इसकी रेडियस का अनुपात क्या होगा, एक्स वाई सॉरी वाई और जेड की रेडियस का अनुपात क्या होगा। हमेशा याद रखना है न्यूक्लियस के केस में हमारे पास जो फार्मूला होता है आर इक्वल टू होता है आर नॉट और ए की पावर 1/3, ठीक है। इसी का यूज करना है, इसी का यूज करना है। यहाँ पर एटॉमिक मास होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू एम नॉट, ऐसे ना लिखो, इसे ऐसे लिखो, रेडियस होती है, ठीक है। ये रेडियस है, क्या है, ये रेडियस है। यहाँ पर क्या आएगा, आर, आर 125 मतलब है कि इसकी रेडियस, ठीक, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर नॉट, तो दोनों में सेम रहेगा। और यहाँ पर ए एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक 125 पावर 1/3। फिर दूसरी रेडियस 64 वाले के लिए रेडियस आर नॉट, ब्रैकेट में क्या आएगा 64 की पावर क्या आएगा 1/3। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 125 तक जब क्यूब करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको रूट क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 की पावर क्यूब करोगे तो ये क्यूब क्यूब कट जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आर नॉट, ये बचेगा 4, क्योंकि 4 का क्यूब होता है। अब इनका रेशियो निकाल लो, R125 डिवाइड बाई R64, यही रेशियो हमसे पूछा गया था। कितना आ जाएगा, आर नॉट 5 और नीचे क्या आ जाएगा, आर नॉट 4। अब जिसका रेशियो पूछा गया बता दो। 5/4 हमने क्या निकाल लिया, 5/4, क्योंकि इसने पूछा है कि हमें रेस्पेक्टिवली बताना है, यानी ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/4, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, बस ये फार्मूला याद होना चाहिए था कि रेडियस और एटॉमिक मास में क्या रिलेशन होती है, उसके बाद हमें निकालना आसान हो जाएगा। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।